नमस्ते दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर चलने वाले हैं और वहां की एक क्लासिक कहानी की गहराई में उतरेंगे। देखिए, ये सिर्फ दो भाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का एक बहुत ही सटीक और गहरा उदाहरण है कि हमारे फैसले और हमारा स्वभाव हमारी पूरी जिंदगी को कैसे पलट कर रख सकते हैं। आज के इस सेशन में हम यही देखेंगे कि कैसे लालच और दयालुता दो बिल्कुल अलग रास्तों का निर्माण करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल जो स्क्रीन पर भी है। क्या हमारी नियति, हमारी किस्मत सच में हमारे स्वभाव से तय होती है? मतलब ये एक ऐसा सवाल है ना जो सदियों से इंसानों को सोचने पर मजबूर करता रहा है। हम अक्सर किस्मत को दोष देते हैं, राइट? लेकिन आज हम जिन दो भाइयों सेठ गोविंद और मोहन की कहानी का विश्लेषण कर रहे हैं, उनके माता पिता एक ही थे, उनकी परवरिश एक ही छत के नीचे हुई, फिर भी उनका जीवन बिल्कुल बिल्कुल अलग दिशाओं में गया। आइए देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले बात करते हैं हमारी कहानी के पहले हिस्से की, दो भाइयों के बीच संपत्ति का बंटवारा। तो होता क्या है कि रामपुर गांव के एक बहुत ही सम्मानित और संपन्न किसान की मृत्यु हो जाती है। अब जब संपत्ति के बंटवारे का समय आता है ना, तो दोनों बेटों का असली स्वभाव खुलकर सामने आ जाता है। एक तरफ है बड़ा भाई गोविंद, दिमाग का बहुत तेज लेकिन उतना ही स्वार्थी और लालची। उसने क्या किया? अपनी चालाकी से और धोखे से सारी संपत्ति के कागज अपने नाम करवा लिए। और दूसरी तरफ है छोटा भाई मोहन, बिल्कुल सीधा साधा, मेहनती और हद से ज्यादा दयालु। जब मोहन ने थोड़ा बहुत विरोध किया भी, तो गोविंद ने उसे ये कहकर चुप करा दिया कि भाई तुम्हें तो खेती की समझ ही नहीं है, तुम तो बस मजदूरी कर सकते हो। और मोहन ने भी बिना कोई झगड़ा किए इसे ही अपनी नियति मान लिया। अब यहां से शुरू होता है कहानी का दूसरा भाग, संघर्ष और घमंड। बंटवारे के बाद मोहन का जीवन सच कहूं तो एक बहुत ही कठिन संघर्ष बन गया। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी, सूरज निकलने से पहले उठ जाना, दूसरों के खेतों में मजदूरी करना, ईंटें ढोना, बस यही उसकी दिनचर्या बन गई। लेकिन पता है दिलचस्प बात क्या है? इस हार्ड तोड़ मेहनत के बावजूद जब वो शाम को थका हारा घर लौटता तो उसके बच्चे दौड़कर उससे लिपट जाते। उसकी पत्नी सीता का एक विचार मुझे बहुत ही सुंदर लगा। वो कहती थी कि हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारे घर में प्यार और ईमानदारी है। ये बात हमें याद दिलाती है कि सच्ची अमीरी ना हमेशा बैंक बैलेंस से नहीं मापी जाती। लेकिन फिर वक्त बदलता है और गांव में पड़ जाता है भारी सूखा। खेत सूख जाते हैं, मजदूरी मिलना बंद हो जाती है। मतलब मोहन के घर में सच में खाने के लाले पड़ जाते हैं। अपने बच्चों को ऐसे भूखा तड़पता देख मोहन मजबूरी में अपने बड़े भाई गोविंद के पास मदद मांगने जाता है। और गोविंद का जवाब सुनिए। वो आराम से पंखे के नीचे बैठकर मिठाई खा रहा था और उसने झिड़कते हुए कहा, मैंने क्या गरीबों की मदद का ठेका ले रखा है? मेहनत करो और कमाओ। सोचिए, गोविंद ने अपने ही सगे भाई को नौकरों से कहकर अपनी हवेली से बाहर निकलवा दिया। ये एक पल गोविंद के चरम घमंड और क्रूरता को बहुत ही साफ तरीके से दिखाता है। और यहीं से आता है हमारी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, भाग 3, साधु की परीक्षा। तो हवेली से निकाले जाने के बाद भूखे और निराश मोहन को रास्ते में एक कमजोर बूढ़ा साधु मिलता है जो खुद बहुत भूखा था। अब ध्यान दीजिए, मोहन के पास सिर्फ 2 सूखी रोटियां थीं जो वो अपने भूखे बच्चों के लिए ले जा रहा था। कोई भी आम इंसान क्या करता? वो रोटियां बचा लेता। लेकिन मोहन का दयालु दिल पसीज गया। उसने अपना सब कुछ, यानी वो दोनों रोटियां उस अजनबी साधु को दे दी। ये एकदम शुद्ध निस्वार्थ भाव था। और इसका नतीजा? साधु ने उसे एक पुरानी थैली दी और जब मोहन ने उसे खोला तो उसमें चमकते हुए सोने के सिक्के थे। पर मोहन ने उस सोने को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। उसने सबसे पहले गांव के गरीबों में अनाज बांटा, फिर एक खेत खरीदा और अपनी मेहनत से वो भी संपन्न हो गया। अब इसके ठीक विपरीत देखिए। जब गोविंद को पता चला कि मोहन ऐसे अमीर हुआ है, तो उसके मन में भयंकर लालच जाग उठा। उसने क्या किया कि जानबूझकर उसी रास्ते पर जाकर उस साधु को ढूंढा। उसने भी साधु को खाना खिलाया, लेकिन दया से नहीं, बल्कि सोने की लालच में। उसका मोटिव बिल्कुल गलत था। और जब वो खुशी खुशी घर आकर साधु की दी हुई वो थैली खोलता है, तो सोचिए क्या हुआ। उसमें से सोना नहीं, बल्कि जहरीले सांप और बिच्छू निकलते हैं। सच में यह घटना हमें बिल्कुल साफ कर देती है कि हमारी नीयत का हमारे परिणामों पर कितना गहरा और सीधा असर होता है। और तभी उस साधु की वो चेतावनी गूंज उठती है, जो आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का एक बहुत बड़ा सबक है। साधु ने कहा था, दान हमेशा निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। इस घटना के बाद गोविंद को भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। यह साबित करता है कि अगर आप स्वार्थ से कोई अच्छा काम कर भी रहे हैं ना, तो वास्तव में अच्छा नहीं होता। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है भाग 4 की तरफ, समय का चक्र। अब यहां से गोविंद के पतन का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जिसे कोई रोक नहीं सकता था।
सबसे पहले उसे अपने व्यापार में भारी नुकसान होने लगा। फिर जिन साझेदारों पर उसे इतना भरोसा था, उन्होंने ही उसे धोखा दे दिया। इसके बाद उस पर कर्ज इतना ज्यादा बढ़ गया कि आखिरकार उसकी वो शानदार हवेली जिस पर उसे इतना घमंड था ना, वो भी बिक गई। और पता है सबसे बड़ी विडंबना क्या थी? जिन गरीबों को वो नीची नजर से देखता था, आज वही लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसका सारा घमंड अब पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका था। और फिर आती है कहानी की सबसे नाटकीय और भावुक रात। तेज बरसात हो रही थी। सब कुछ कमा चुका, बेघर और पूरी तरह से बर्बाद गोविंद भीगता हुआ अपने उसी छोटे भाई मोहन के दरवाजे पर पहुंचता है। हाँ, वही मोहन जिसे उसने कभी धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। आज वो गोविंद फूट फूट कर रो रहा था और अपने किए की माफी मांग रहा था। तो यहां सबसे गौर करने वाली बात यह है कि मोहन ने इसके जवाब में क्या किया। उसने अपने पुराने अपमान का कोई बदला नहीं लिया। उसकी आंखें भर आईं। उसने तुरंत अपने बड़े भाई को गले लगा लिया और कहा कि घर में आपका स्वागत है। उसकी पत्नी सीता ने भी बिल्कुल उसी आदर के साथ गोविंद को खाना परोसा। रोते हुए गोविंद को मोहन ने बस एक ही बात कही, भैया, धन दौलत से बड़ा रिश्ता होता है। मोहन का ये जो निस्वार्थ प्रेम और क्षमाशीलता थी ना, उसने गोविंद के मन के सारे मैल को धो दिया। इस एक पल ने गोविंद को पूरी तरह बदल कर रख दिया और आगे चलकर वो भी गांव के गरीबों की मदद करने लगा। अब आते हैं हम अपने अंतिम भाग की ओर, जीवन की 5 सीखें। आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का, इस कहानी का जो मूल सार है, वो इन 5 अहम बातों में छिपा है। पहला, लालच सच में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने गोविंद को एकदम बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया। दूसरा, दया और ईमानदारी का फल हमेशा हमेशा अच्छा मिलता है, ठीक मोहन की तरह। तीसरा, हमारे रिश्ते किसी भी धन दौलत, किसी भी बैंक बैलेंस से कहीं ज्यादा कीमती होते हैं। चौथा, घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है, समय का चक्र उसे एक न एक दिन तोड़ ही देता है। और सबसे आखिरी बात, सच्चा इंसान वही है जो दूसरों की निस्वार्थ मदद करे। देखिए, ये सिर्फ किसी पुरानी कहानी के हिस्से नहीं हैं, बल्कि ये ह्यूमन बिहेवियर के वो ठोस नियम हैं जो आज भी हमारी और आपकी जिंदगी पर पूरी तरह से लागू होते हैं। कहानी के अंत में गोविंद ने भी यही माना था कि उसने जिंदगी भर खूब धन कमाया, लेकिन सच्ची शांति और खुशी उसे अपने भाई के प्रेम से ही मिली। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूं। आखिर सच्ची दौलत क्या है? वो तिजोरी में रखा चमकता हुआ सोना, या फिर अपनों का निस्वार्थ प्रेम? आज हमने जो भी चर्चा की है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपको इस सवाल का सही जवाब ढूंढने में जरूर मदद करेगी। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।